भारत में आज अपन विशेष करके इस वीडियो में भारत में उद्योग यानी भारत में औद्योगिक विकास, भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास और भारत में विभिन्न प्रकार के उद्योग जैसे सीमेंट उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है। तो आज अपन विशेष करके भारत में उद्योग इंडस्ट्रीज इसका अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। थोड़ा भारत में औद्योगिक विकास जो काफी पुराना है और यहाँ यूरोप में भी जो विशेष करके औद्योगिक क्रांति से पूर्व उद्योग विकसित थे। कहने का मतलब यह है कि भारत में औद्योगिक विकास काफी पुराना है और यूरोप से भी पहले जो औद्योगिक क्रांति से पूर्व भी यहाँ पर उद्योग विकसित थे और भारतीय जो कारीगर हैं, भारतीय जो विशेष करके जो कारीगर हैं, जो अपन जो कपड़ा बनाने वाले हैं या कपड़ा बुनने वाले हैं, बर्तन बनाने वाले हैं, बांस के उपकरण बनाने वाले हैं, लकड़ी व चमड़े की वस्तुएं बनाने वाले हैं, वो सभी के सभी पहले प्राचीन भारत में भी अपने अपने वस्तुओं का निर्माण करते थे। जैसे कोई कारीगर है वो कपड़ा बुनने वाला कपड़ा बुनता था और बर्तन बनाने वाला बर्तन है, कांच के उपकरण है वो कांच का उपकरण, लकड़ी व चमड़े की वस्तु बनाने वाला चमड़े की वस्तुएं बनाता था। इस प्रकार से प्राचीन काल से ही भारत में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। भारत में औद्योगिक विकास है विशेष करके जो भारत में जो विशेष प्रकार के औद्योगिक विकास का प्रारंभ यदि देखें तो वास्तव में इसका प्रारंभ है वो भारत में औद्योगिक विकास का वास्तव में यदि प्रारंभ वास्तव में देखें तो सन 1854 में हुआ था, जब भारतीय पूंजी निवेश से मुंबई में सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना हुई थी। यानी कि 1854 से वास्तविक भारत में औद्योगिक विकास का प्रारंभ माना जाता है, जब भारतीय पूंजी निवेश से मुंबई में सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना हुई। इसके बाद में यदि देखें तो 1854 के बाद में 1885 में जो 1855 में कोलकाता के निकट एक रीसरा में जो रीसरा स्थान है वहां पर स्कॉटिश जिसको बोलते हैं एक स्कॉटिश पूंजी के प्रथम जो जूट मिल की स्थापना की गई थी रीसरा में। स्कॉटिश पूंजी से प्रथम जूट मिल की स्थापना की गई थी। विशेष करके भारत में रीसरा जो 1855 की बात है, 1855 में कोलकाता में रीसरा में एक स्टॉकिश पूंजी से प्रथम जूट मिल की स्थापना हुई और प्रथम विश्व युद्ध से जो 12-13 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उससे पहले औद्योगिक विकास थोड़ा सा भारत में धीमी गति से चल रहा था, लेकिन भारतीय उद्योग केवल ब्रिटिश बाजारों के पूरक बने रहे थे उस टाइम तक और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई थी और उस नीति के तहत भारत में जो औद्योगिक विकास है उसको गति प्रदान की गई थी, गति मिली थी और उसके बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उद्योगों का विकास किया गया। तो कुल मिलाकर के भारत में जो औद्योगिक विकास है वो पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 1848 के बाद में 1951 से जब विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी उसमें औद्योगिक विकास ज्यादा हुआ था। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देखें तो स्वतंत्रता के समय भारत का औद्योगिक विकास मुख्य रूप से उपभोक्ता वस्तुओं तक ही सीमित था। जो मुख्य उद्योग सूती वस्त्र, चीनी, नमक, साबुन, चमड़े वस्तुएं बनाने, कागज का निर्माण करने, ये मुख्य उद्योग थे। यदि मुख्य उद्योगों में देखें तो मुख्य उद्योगों में जो सूती वस्त्र, चीनी, नमक, साबुन और चमड़े के जो वस्तुएं थी उनके कारखाने थे। 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई थी। 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति लागू की थी और उसके अनुसार जो उद्योगों में जो
विशेष करके राज्य, केंद्र और राज्य दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ से ही औद्योगिक प्रक्रिया एक शुरू हो गई थी और विशेष करके जो योजनाओं के तहत एक औद्योगिक विकास की योजनाएं बना करके पंचवर्षीय योजना की जो चालू की गई थी, उसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक थी, 1951 से 1956 तक जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, उसके तहत उद्योगों में जो विद्यमान क्षमता के पूर्ण उपयोग का मुख्य रूप से दर्जा दिया गया था और सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में अनेक उद्योग लगाए गए थे। देश में प्रथम योजना के दौरान जो पहली बार अखबारी कागज है, पहली बार जो अखबारी कागज है उसका कैल्शियम कार्बोनाइड है, अपने पेनिसिलिन है, DDTC जिसको बोलते हैं, DDT जो धुलाई मशीनें हैं, स्वचालित कर जो अपने करगे हैं, इस्पात के तारों की रस्सियां हैं, इस्पात तारों की रस्सियां, जूट की जो रस्सियां हैं, फ्रेम है, गहरे विभिन्न तरह के कुओं के जो टरबाइन पंप है, मोटर है, उच्चतर क्षमता वाले ट्रांसफार्मर है, इन वस्तुओं का निर्माण किया गया था सबसे पहले, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 56 से 61 के बीच में थी, 1956 से 61 के बीच में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उसके तहत उसमें पूंजीगत तथा वस्तुओं का उत्पादन करने वाली मशीनें बनाने के कारखानों का एक विशेष प्रकार पर उस कारखानों पर बल दिया गया था। इस दौरान उद्योगों का विकास है और जो विविधीकरण है वो उल्लेखनीय रहा। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रथम में जो इस्पात के इस कारखाने में 3 इस्पात के दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 कारखाने लगाए गए और इस दौरान जो बिजली के भारी सामान और भारी मशीन उपकरण उद्योगों में, भारी इंजीनियरिंग उद्योगों और विभिन्न प्रकार की एक आधारशिला उद्योगों में रखी गई थी। रसायन उद्योग ने अत्यधिक प्रगति की थी और यह प्रगति तीसरी योजना में भी जारी रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 3 वार्षिक योजनाओं के औद्योगिक विकास की गति में थोड़ी बाधाएं जरूर आई थी और जिसमें चीन 1962 में चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, और पाकिस्तान के साथ में भी 1965 में लड़ाई हुई थी और 1965 से 67 के बीच में एक भयंकर सूखा पड़ा था। तो इस कारण से थोड़ी सी गति औद्योगिक विकास में कम हो गई, बाधा आ गई और बाधा के मुख्य कारण थे 62 की चीन के साथ में लड़ाई, चाइना के साथ युद्ध, 65 में पाकिस्तान का साथ में युद्ध और जो 65 से 67 के बीच में जो लगातार भयंकर अकाल पड़े थे, सूखे पड़े थे। इस कारण औद्योगिक जो विकास है उसकी गति में बाधाएं आने से गति मंद कर गई। फिर आती है चौथी पंचवर्षीय योजना। विभिन्न पंचवर्षीय योजना के माध्यम से अपने औद्योगिक विकास की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो 69 से 74 थी, यानी कि 1969 से 1974 से 1974 के बीच में जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसमें औद्योगिकरण में एक असंतुलन को दूर करने के प्रयास किए गए, असंतुलन को दूर करने के प्रयास किए गए तथा निर्यात के लिए जो वस्तुएं थी, निर्यात के लिए वस्तुओं के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया गया था, बढ़ाया गया था और साथ ही जो निर्यात के लिए वस्तुओं या वस्तुएं बनाए जाने वाले उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया गया। जो निर्यात की जाने वाली वस्तुएं थी और उन उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया ताकि अधिक से अधिक औद्योगिकरण हो सके और अधिक निर्यात किया जाए, जिससे पूंजी की इनकम हो। और फिर आती है 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 74 से 1979 के बीच में, 1974 to 79 यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो एक यूं समझिएगा निर्यात्मक जो मुख्य योजना के उत्पादन तथा उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में विशेष करके इस पर बल दिया गया था। और इस 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय ही पेट्रोलियम जो की कीमतों, पेट्रोल की जो कीमतें थी, पेट्रोलियम की कीमतों में भारी तेजी से न केवल भारत में
बल्कि पूरे विश्व में आर्थिक संकट पैदा हो गया था। इसके बाद में आता है छठी पंचवर्षीय योजना, जो 1980 से 1900 लगा करके 85, यानी 80 से 85 के बीच में छठी पंचवर्षीय योजना थी। में औद्योगिक नीति का एक उदारीकरण किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना में 80 से 85 के बीच में औद्योगिक नीति का उदारीकरण किया गया था और उत्पादन तेजी से बढ़ने के साथ साथ में भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में असाधारण एक अभूतपूर्व इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में प्रगति हुई थी, जिसमें देश में लघु कंप्यूटरों, जो छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 में सूक्ष्म जो संयंत्रों और संचार के उपकरणों, रेडियो प्रसारण और दूरदर्शन, ये सब चीजें छठी पंचवर्षीय योजना की देन है। और दूरदर्शन इनके उपकरणों पर उत्पादन होने लगा था और बिजली के उपकरण और मोटर वाहनों और मशीन उपकरण बनाने वाले उद्योगों को भी गति प्रदान की गई थी। एक आशातीत प्रगति हुई थी और यंत्रीकरण भी हुआ था उसका। फिर आता है 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1985 से 90 में एकीकृत औद्योगिक नीति अपनाई गई थी। इसके अनुसार देश में जो विभिन्न प्रकार के देश में विशाल घरेलू बाजार और निर्यात की जो समस्याओं को ध्यान में रख करके उद्योगों का विकास किया गया। 1991 की नई औद्योगिक नीति का उदारीकरण अनेक उद्योगों की घोषणा की गई थी। इस नीति के अनुसार 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1992 से 1997 के दौरान 92 से 97 के दौरान औद्योगिक क्रियाकलापों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बहुत प्रोत्साहन दिया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में 92 से 1997 के बीच में निजी क्रियाकलापों में निजी क्षेत्र की भागीदारी प्रोत्साहन दिया गया था। उदारीकरण की नीति के तहत निवेश संबंधी जो बाधाएं थी उसको हटा दिया गया था और विशेष करके व्यापार को एक बंधन मुक्त कर दिया गया था। कुछ क्षेत्रों में विदेशी प्रौद्योगिक जो आयात है उनके कर में छूट दी गई थी और विदेशी प्रत्यक्ष जो उसमें विदेशों में अनुमति दे दी गई थी। पूंजी बाजार में पहुंच और बाधाओं को हटा दिया गया था। औद्योगिक लाइसेंस पद्धति को जो सरल और नियंत्रण करके और सार्वजनिक क्षेत्र में जो सुरक्षित क्षेत्र है उनको घटा दिया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ जो चुने हुए उपकरणों को विनिर्माण करके और निजी कंपनियों को बेच दिया गया था। इन सभी उपायों के बावजूद भी कुछ समय तक जो पूर्व भारतीय उद्योगों का एक जो उद्योगों में जो धीमाकरण है वो धीमीकरण बना रहा। उसके बाद में 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 में सीमेंट, 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 97 से 2002 में सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, उपभोक्ता वस्तुएं, इस्पात उत्पादन, रिफाइनरी और इन पर विशेष करके बल दिया गया था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 के बीच में थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना, दो आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकीकरण पर बल दिया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007, 2002 एंड 2007 आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी पर बल। ये तो था भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास। भारत में अब आता है सबसे बड़ा लोहा और इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लोहा और इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यानी लोहा इस्पात उद्योग को वर्तमान सभ्यता का आधारभूत एक स्तंभ माना जाता है। यानी लोहा इस्पात उद्योग को वर्तमान सभ्यता का आधारभूत स्तंभ माना जाता है, क्योंकि अन्य उद्योगों में प्रयुक्त जो मशीनें हैं, यातायात के साधन हैं, रेल की पटरी है, जहाज है, ये सभी बड़ी वस्तुओं से लेकर के सुई तक, छोटी से छोटी वस्तुएं, यानी विशालकाय बड़ी से बड़ी वस्तुओं से लेकर के छोटी से छोटी, एग्जाम्पल दिया है कि सुई से लेकर के छोटी से छोटी वस्तु का निर्माण भी
लोहे से ही होता है, इसलिए इसको आधार स्तंभ माना गया है। इसी कारण ये जो किसी भी देश के आर्थिक विकास से तथा इस्पात उत्पादन स्तर में परस्पर अनुकूल संबंध पाया जाता है, अर्थात इस्पात उत्पादन सूचकांक किसी देश के आर्थिक जो अगर देखें तो इस्पात उत्पादन सूचकांक जिसका हाई होगा उस देश का आर्थिक विकास का स्तर भी उच्च होगा। जिस देश का इस्पात उत्पादक सूचकांक उच्च होगा उस देश का आर्थिक विकास स्तर भी उच्च होगा। जैसे अमेरिका में प्रति व्यक्ति इस्पात उपभोग है वो 700 किलोग्राम है तथा रूस में 530 किलोग्राम है, जबकि भारत में केवल 14 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। तो इससे स्पष्ट होता है कि अमेरिका का आर्थिक विकास है वो विकसित राष्ट्र है और रूस उसके बाद भारत तीसरे नंबर पर। भारत में लोहा इस्पात उद्योग का प्रारंभ यदि प्राचीन काल में ही था, इसका ऐसी यद्यपि भारत में लोहा इस्पात उद्योग का जो प्रारंभ है वो प्राचीन काल से ही माना जा रहा है, प्राचीन काल से ही हो गया था इसका विकास। प्रारंभिक समय में भारत में निर्मित इस्पात विश्व प्रसिद्ध थी इसकी वस्तुएं, और जिसका उदाहरण यदि देखें तो दिल्ली का एक लोहा स्तंभ है जो प्राचीन काल को दर्शाता है। लोहा स्तंभ दिल्ली का जिसका निर्माण आज से लगभग 350 ईस्वी जो लगभग 350 ईस्वी में हुआ था, और दमिश्क में प्राप्त प्राचीन तलवारें हैं जो वर्तमान समय में जैसे को वैसे हैं, जिनका निर्माण भारत में हुआ था। दमिश्क की तलवारें जो प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, उनका निर्माण भी भारत में हुआ था। और दिल्ली का जो लोहा स्तंभ है जो 350 ईस्वी में निर्माण हुआ था वो ज्यों का त्यों पड़ा है, जंग नहीं लगा। तो ये फॉर एग्जाम्पल अर्थात क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है प्राचीन जो इस्पात का महत्व है, प्राचीन भारत में लोहे इस्पात का महत्व है, प्राचीन इस्पात है वो इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिकंदर महान को भारतीय शासक जो एक पोरस ने भेंट के रूप में इस्पात दिया था, यानी सिकंदर महान को भारतीय शासक जो था वो पोरस ने एक भेंट के रूप में इस्पात दिया था। लेकिन प्राचीन समय में भारत में लोहा इस्पात उद्योग एक कुटीर उद्योग के रूप में ही विकसित था और वर्तमान में बड़े उद्योगों के रूप में विकसित हो चुका है। लोहा इस्पात उद्योग यानी कि कुटीर उद्योग से बड़े उद्योग के रूप में परिवर्तन का प्रथम एक असफल प्रयास था, असफल कह सकते हैं उसको, वो 1830 में ही किया गया था, जब तमिलनाडु के पोर्टोनो में लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। इसके बाद कोयम्बटूर, वीरभूमि, कालाधुंगी, इनमें बड़े इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी जो आशातीत वृद्धि हुई थी, लेकिन ये भी एक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकी थी। आधुनिक इस्पात उद्योग का वास्तविक जो प्रारंभ माना जाता है वो भारत में
1874 में 1874 से माना जाता है जब बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से, बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में एक संयंत्र की स्थापना की गई थी और यह कारखाना इस्पात उत्पादन की दृष्टि से सफल रहा बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से। और उसके बाद भारत में इस्पात के अन्य कारखानों की स्थापना की गई। भारत में आधुनिक लोहा इस्पात कारखानों के विकास के समय को यदि देखें तो दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व और एक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, आजादी से पहले और आजादी के बाद, 1947 से पहले और 1947 के बाद। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, 1947 से पूर्व, आजादी से पूर्व भारत में 1874 में कुल्टी के इस्पात कारखाने के बाद, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में 1874 में कुल्टी इस्पात कारखाने के बाद 1907 में जो वर्तमान में यदि 1907 में यदि कारखाना माने तो ये एक झारखंड राज्य के, वर्तमान में राज्य झारखंड है, उसका जमशेदपुर में 1907 में वर्तमान में झारखंड के जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा द्वारा आयरन एंड स्टील वर्क्स टाटा द्वारा आयरन एंड स्टील वर्क्स के नाम से लोहा इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी 1907 में। वो उस समय अपने सांची नाम का स्थान था और वर्तमान में जमशेद जी टाटा के नाम पर जमशेदपुर। उसके बाद में यदि देखें तो इस कारखाने में ढलवा लोहा और इस्पात दोनों का उत्पादन किया जाने लगा। और उसके बाद में 1918 में, 1907 के बाद में 1918 में बर्नपुर में एक इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से कारखाना खोला गया, जो कर्नाटक राज्य के भद्रावती में एक 1923 में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी के नाम से, जो इसको, टिस्को, मिस्को ये नाम आते हैं, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से। और उसके बाद में कुल्टी तथा हीरापुर में लोहा इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। और वर्तमान समय में बर्नपुर, हीरापुर और कुल्टी, वर्तमान समय में बर्नपुर, हीरापुर और कुल्टी जो इस्पात संयंत्र हैं, उनका संचालन है वो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको नाम से जाना जाता है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी कि IISCO, इंडियन आयरन स्टील कंपनी। यानी ये है इसको के नाम से, यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग का जो वास्तविक विकास है वो 1947 के बाद ही हुआ है, आजादी के बाद हुआ है। आजादी से पहले अपन ने देखा 1907 में वर्तमान में झारखंड है, जहां पर जमशेदपुर है, वहां जमशेद जी टाटा द्वारा आयरन एंड स्टील वर्क्स के साथ में कारखाने की स्थापना की गई थी। 1918 में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के बाद में बर्नपुर में जो कारखाना खोला गया था। और 1923 में भद्रावती, जो कर्नाटक राज्य में भद्रावती नदी है उसके किनारे पर में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भारतीय लोहा और इस्पात के नाम से प्रसिद्ध थी वहां पर। और उसके बाद में कुल्टी, हीरापुर में भी लोहा इस्पात के कारखाने खुल गए थे। इस प्रकार से जो बर्नपुर, हीरापुर और कुल्टी जो है, इस प्रकार से कारखानों की स्थापना की गई थी। लेकिन वास्तविक विकास जो माना जाता है भारत में लोहा इस्पात उद्योग का वास्तविक विकास वो 1907 के बाद ही हुआ। 1947 आजादी के बाद
यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही हुआ। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आधारभूत उद्योग का वास्तविक एक जो केंद्रीयकरण यानी कि केंद्र सरकार की औद्योगिक नीति के संचालन के बाद ही हुआ था। और इसके बाद भारत में लोहा इस्पात उद्योग में तीव्र गति से वृद्धि देखी गई थी भारत में। और विशेष करके जो ये गति है वो 1960 की जो 1947 की आजादी के बाद 1947 की आजादी के बाद में विशेष करके भारत में जो आजादी के बाद लोहा इस्पात उद्योग को जो गति प्रदान हुई थी वास्तविकता में उन्हीं के द्वारा भारत में लोहा इस्पात उद्योग में आशातीत वृद्धि हुई। और विशेष करके द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में जो रूस के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में रूस के सहयोग से भिलाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में रूस के सहयोग से तो भिलाई, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला और ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में की गई। एक बार दोबारा दोहराते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में रूस के सहयोग से भिलाई में एक इस्पात कारखाना खोला गया था, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला में इस्पात कारखाना खोला गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, और ब्रिटेन के सहयोग से यानी कि इंग्लैंड के सहयोग से, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, यूके के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना की गई थी जो सार्वजनिक क्षेत्र की में की गई थी। इसके बाद में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL बोलते हैं, HSL हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नियंत्रण में ये संचालित है। जो तीनों कारखाने हैं वो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नियंत्रण में है। कौन कौन से? भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। भिलाई इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाना और दुर्गापुर इस्पात कारखाना, ये तीनों हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नियंत्रण में संचालित हैं। जो अपने तृतीय पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में सोवियत रूस की सहायता से बोकारो में इस्पात कारखाने की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में की गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में 3 कारखाने नए खोले किए गए थे। 3 नए कारखानों की स्थापना का प्रारूप बनाया गया था और इन कारखानों का जो प्रारूप है वो तमिलनाडु के सहयोग से, कर्नाटक के सहयोग से, जैसे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में सोवियत रूस की सहायता से बोकारो इस्पात कारखाना, चौथी पंचवर्षीय योजना में देखें तो 3 नए कारखाने की स्थापना तमिलनाडु के सलेम, कर्नाटक के विजयनगर और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थापित की गई थी। यानी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में 3 नए कारखानों की स्थापना और उनका प्रारूप तैयार किया गया था, जो तमिलनाडु के सलेम, कर्नाटक के विजयनगर और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थापित की गई थी। भारत में लोहा इस्पात को बढ़ावा देने के लिए तथा निजी एवं सार्वजनिक इस्पात संयंत्रों के प्रसार एवं उनके मध्य परस्पर निर्यात और उनका समन्वय स्थापित करने के लिए 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी, सेल की स्थापना की गई थी। भारत में जो लोहा इस्पात उद्योग है उसका स्थानीयकरण के अनुकूल कारकों में लोहा ऐसा जो कच्चा माल है, चुन्ना पत्थर, मैग्नीज, कोक जो कोयला होता है, कोक जिससे को भट्टियां में एक कोक तैयार किया जाता है, ढलुआ लोहा बनाया जाता है, लोहे को पिघलाया जाता है, कोक कोयला
आदि कच्चे पदार्थों की उपलब्धता व तीव्र विकास के लिए इसका स्थानीयकरण किया गया था। इस्पात कारखानों विशेष रूप में उत्पादित माल की एक उत्पादन लागत को ठीक होना इसका प्रमुख माना जाता है, और साथ ही परिवहन लागत तथा बाजार की सुविधा, कारखानों में पूंजी, सरकारी नीतियां, ये भी सहायक कारक रहे। इससे श्रम ज्यादा प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा बेरोजगारी की जो स्थिति है वो इनके कारण श्रमिक पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। और भारत में इस उद्योग के स्थानीयकरण को लोहा एसक ने सर्वाधिक प्रभावित किया है, कच्चे लोहे ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। इस प्रकार से भारत में लोहा इस्पात संयंत्रों का अपन ने मोटे मोटे रूप से इस वीडियो के माध्यम से भारत में विभिन्न कंपनियों के माध्यम से दो वर्गों में बांट करके, एक तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, आजादी से पहले 1947 से पहले, और एक आजादी के बाद में 1947 के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक विकास के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस प्रकार से भारत में लोहा इस्पात संयंत्रों के बारे में अपन ने जाना कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में रूस के सहयोग से भिलाई, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर और इनकी कारखाना की स्थापना की गई थी, जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंडर में है फिलहाल। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में सोवियत रूस की सहायता से बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में की गई। और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं काल में जो आता है अपने चौथी पंचवर्षीय योजना काल में 3 नए कारखानों की स्थापना, जैसे तमिलनाडु में सलेम, कर्नाटक में विजयनगर और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में स्थापित किए गए। इस प्रकार से लोहा इस्पात के उत्पादन, खपत और निर्यात और आयात निर्यात और उसका वितरण, इसका अपने अगले पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।